हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो दोस्तों, पहले ये समझने से पहले कि ये डिप्रेशन क्या होती है, इससे पहले हम समझेंगे कि रिसेशन क्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत रहती है कि रिसेशन और डिप्रेशन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर दोस्तों रिसेशन की बात करें तो रिसेशन के बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि जब देश की जो जीडीपी हुई है, जीडीपी जो होती है वो जीडीपी गिरी हुई होती है और वो 2 क्वार्टर से ज़्यादा मीन्स 6 महीने से ज़्यादा अगर जीडीपी रिड्यूस हो रही है तो उसको हम एक सिम्टम समझ सकते हैं रिसेशन का। तो दोस्तों, यही जो कंडीशन होती है जिसमें एक इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है उसी को ही रिसेशन बोला जाता है। और जहाँ तक बात है डिप्रेशन की, तो ये जो रिसेशन का बड़ा फॉर्म हम बोलेंगे, रिसेशन का जो बड़ा फॉर्म होगा उसे ही हम डिप्रेशन बोलेंगे। और उस वक्त में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी कंपनियां घटा देती है, सैलरी वगैरह भी कट ऑफ की जाती है और लोगों के पास पैसे कम होते हैं, लोग पैसे बचाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ बैंक वगैरह में भी एक इकोनॉमिक डाउनटर्न सा दिखता है, बैंक की कंडीशन भी बिगड़ जाती है और वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो उसी को ही हम बोलेंगे डिप्रेशन। यूएस में 1929 में जब ये डिप्रेशन की कंडीशन हुई थी तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये यूएस का जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, उसको वर्स्ट पीरियड क्यों कंसिडर किया जाता है 20th सेंचुरी का, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो उसमें से पहली चीज़ ये है कि 19th सेंचुरी में यूएस की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी बूस्ट कर रही थी, जो इंडस्ट्री थी वो भी अच्छा प्रोडक्शन कर रही थी और इंडस्ट्री की भी जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। इस वजह से काफ़ी लोग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे और इसी वजह से जो यूएस की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बूस्ट हुई थी। और दोस्तों, इसी वजह से 1920 से लेके 1928 तक का जो पीरियड था उसे बोला गया था रोरिंग 20, क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़िया यूएस की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया था। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिख रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो बूस्ट दिख रहा था, उसी को देख के कंपनीज ने क्या स्टार्ट किया था, मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ओके, मीन्स काफ़ी सारी प्रोडक्ट एक ही बल्क में बनानी शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक जो भी प्रोडक्ट थी वो काफ़ी डिमांड में थी, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह काफ़ी डिमांड में था और पिछले 2 साल से वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया था, उसका प्रोडक्शन भी और उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा हो गया। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। अभी ये जो समझ लीजिए ये अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुए। इकोनॉमी ऐसी भाग रही थी कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने कुछ बोरो कैपिटल भी लिया और ये सभी वो इन्वेस्टर थे जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से नहीं समझते थे। अब दोस्तों, ऐसा जब होता है तो कई बार क्या होता है कि जो स्टॉक की जो प्राइजेस होती है वो कंपनी जिस हिसाब से अपना जो अर्निंग जो होता है, कंपनी का जो अर्निंग होता है, वो अर्निंग के सामने उसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मीन्स सिंपली समझिए, कंपनी को जो अर्निंग है उसको उसकी स्टॉक की प्राइस जस्टिफाई नहीं करती थी। जब ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो हम बोलते हैं कि स्टॉक जो है वो स्टॉक है या शेयर जो भी है वो ओवर वैल्यूड हो गया है। अगस्त 1929 तक जो स्टॉक की प्राइस थी वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी थी। वहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ थी कि 1929 का साल जैसे शुरू हुआ था, तब से यूएस की इकोनॉमी डाउन टर्न ले रही थी। मीन्स यूएस की इकोनॉमी थोड़ी गिरती दिख रही थी, लेकिन वो किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। जो प्रोडक्शन है वो भी कंपनी की जो 1929 जो ये साल शुरू हुआ था तब से प्रोडक्शन कंपनीज की काफ़ी घटी हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी धीमे धीमे बढ़ रहा था, सैलरी घटाई जा रही थी लोगों की। जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए उनकी बात तो छोड़िए, लेकिन जो एम्प्लॉयड थे उनकी भी सैलरी घटाई जा रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्राइसिस दिख रहे थे, क्योंकि उस वक्त पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी हुई थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी थोड़ा गिरता हुआ दिख रहा था। तो ये सारे एक नोटिसेबल इवेंट थे
जिस पे ज़्यादा गौर नहीं किया गया। और ये जब सिचुएशन होती है जो रिसेशन को जो इंडिकेट करती है, वो सारी सिचुएशन दिख रही थी 1929 के जो साल था उसके बिगिनिंग से ये सारी चीज़ें दिख रही थी। लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया और वो इन्वेस्ट करते ही जा रहे थे। उससे क्या होता है कि शेयर की प्राइस बढ़ती ही जाती है और ओवर वैल्यू तो हो जाती है, लेकिन ओवर वैल्यू से भी ज़्यादा बढ़ गई और इसी को शेयर मार्केट में बोला जाता है स्टॉक मार्केट बबल। इसे बोला जाता है स्टॉक मार्केट बबल। अब ये जो बबल बन चुकी थी वो बबल को फूटने की या उसको बर्स्ट होने की जो इंडिकेशन है वो 24 अक्टूबर 1929 में दिखी और वो दिन से मार्केट गिरना शुरू हुआ। और 5 दिन बाद 29 अक्टूबर 1929 को मार्केट क्रैश हुआ और उसी वजह से ये दिन को ब्लैक थर्सडे के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। और यही जो सिचुएशन रही, मार्केट का जो डाउन ट्रेंड रहा वो काफ़ी सालों तक रहा। मीन्स उसके बाद यूएस की जो शेयर मार्केट थी, तो शेयर मार्केट में भी जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड कई सालों तक बना रहा। 1932 में जो जनरल मोटर है उसके शेयर की प्राइस $90 से घट के $10 हो गई थी और यूएस स्टील जिसकी प्राइस $250 चल रही थी वो हो गई थी $25 1932 में। अभी यहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन का दौर। ये तो आपने देखा कि रिसेशन क्या होता है, तो ये रिसेशन छोटा सा हम था, लेकिन अब ये डिप्रेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट रुक गई, सबने ही इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे आप तो कंपनीज वगैरह को उनकी जो फंड वगैरह मिलती है, मीन्स इन्वेस्टमेंट से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे रुक जाते हैं। और उसी के बीच लोगों ने भी अपना जो खर्च है वो खर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि अभी मार्केट में पैसे नहीं होंगे तो लोग खर्च नहीं करेंगे। पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी तो मार्केट में वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसी हिसाब से कंपनीज ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी कम कर दी। कई कंपनीज के जो प्लांट थे कई जगह पे कुछ रीजन में वो प्लांट बंद हो गए, तो कई पूरी कंपनियां ही बंद हो गई। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने बैंक में से जो अपने सेविंग रखे थे वो सेविंग अकाउंट से भी पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए, तो बैंकों में से भी पैसा जाने लगा। और दूसरी तरफ बैंक की कंडीशन ये हुई कि बैंक ने कुछ लोन वगैरह दे के रखी थी, तो जिनको लोन दे रखी थी मोस्टली वो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो अनएम्प्लॉयड होने पे वो लोग लोन को रीपे नहीं कर पाया और लोन रीपे नहीं हुई तो बैंक को वो अपनी जो एसेट बोली जाती है बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है उसके एसेट, तो बैंक को एक तरफ से उसकी इनकम नहीं मिल रही थी, दूसरी तरफ से बैंक में से जो भी डिपॉजिट थी वो लोग अपनी विड्रॉ कर रहे थे और अब लोग अपने पास कैश ही रखना पसंद करते। तो बैंकिंग की जो कंडीशन है वो भी बुरी हो गई। लोग जो महंगी चीज़ें थी यूएस की वो बाय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे। तो लोगों ने क्या किया, जो भी बाहर के देश से जो चीज़ें लाई जाती थी जिसे हम बोलते हैं इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट थी वो सस्ती थी यूएस से, तो उन्होंने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें आती थी उसके ऊपर और टैरिफ लगा दिया। इस हिसाब से जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट थी वो भी महंगी हो गई या यूएस की जो प्रोडक्ट थी उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू हो गई। कि यूएस से जो भी एक्सपोर्ट की जाती थी जो चीज़ उसके ऊपर भी दूसरी कंट्रीज़ ने भी टैरिफ लगा दिया, या समझ सकते हो कि उनको भी रिस्ट्रिक्शन, उनके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इस हिसाब से इंटरनेशनली भी जो उनको रेवेन्यू जनरेट होता था, इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है उससे, वो भी काफ़ी कम हो गई और यूएस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है और भी बुरी हो गई। और जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो यूएस के 32nd प्रेसिडेंट बोले जाते, वो जब आए तो उन्होंने कुछ एजेंसीज वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस की कि जिससे यूएस की इकोनॉमी को अच्छे से फिर से ग्रो किया जा सके। बैंक के लिए कोई गारंटी स्कीम लाई गई और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट था उसमें रेगुलेटर्स भी डिफाइन किए गए। देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी चेंज हो गई।
मीन्स समझ लीजिए कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसमें यूएस ने काफ़ी अपने पैसे खर्च किए अपनी आर्मी के पीछे, और उसी टाइम पे काफ़ी सारी मार्केट में प्रोडक्शन वगैरह हुई और यूएस की जो मीन्स इकोनॉमी जो डाउन टर्न चल रही थी वो अभी अच्छे से बूस्ट करने लगी। तो ये 10 साल का पूरा एक डिप्रेशन का पीरियड था। और उसके बाद जब मैंने जैसे बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई और फिर यूएस ने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों ने अपना जो डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था, जब स्टॉक की प्राइस इतनी गिर गई थी, तो कई जो इन्वेस्टर थे, जो वाइज इन्वेस्टर थे, उन्होंने वो कम प्राइस पे शेयर बाय कर लिए थे बड़े लॉट में। तो वो लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ जब ये रिसेशन पीरियड या डिप्रेशन के पीरियड के बाद यूएस इकोनॉमी बाहर आई। तो उसके बाद ये जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कुछ ही वक्त में काफ़ी बड़ी अमाउंट गेन कर ली थी, ये कम प्राइस पे शेयर में इन्वेस्ट करके, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छी प्राइजेज मिलने लगी जब यूएस का मार्केट अच्छा चलने लगा। तो दोस्तों डिप्रेशन में ये होता है कि एक बार शेयर मार्केट में, अभी आप इंडियन मार्केट में भी देखोगे तो इंडियन मार्केट में भी कोविड-19 के कारण ये प्रॉब्लम हुई है कि शेयर मार्केट में जो अभी आप देख रहे हो कि शेयर की प्राइसेस वगैरह बढ़ रही है, वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है, सबको पता है, फिर भी कई इन्वेस्टर अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हर एक का अपना डिसीजन होता है। तो उसमें मैं इंडिविजुअली आप किसी को गाइड वगैरह एडवाइस नहीं कर सकता या करना भी नहीं चाहूँगा। मैं सिंपली आपको ये बताऊँगा कि जब स्टॉक की प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाती है तो आपने जैसे देखा कि वो स्टॉक की जो प्राइस होती है वो कंपनी के प्रॉफिट को जस्टिफाई नहीं करती है, और इसी वजह से वो अगर बाय करोगे तो अभी जो कंडीशन हमने 1929 में जो डिप्रेशन था वैसी ही कंडीशन कुछ चल रही है कि कोविड-19 के कारण काफ़ी सारी प्रोडक्शन वगैरह रुकी हुई है, कई प्लांट वगैरह बंद हो चुके हैं, कई कंपनी वगैरह बंद, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बैंकिंग कंडीशन भी आप देख रहे हो, हमारे पीएसयू की कंडीशन तो काफ़ी बुरी है। तो ये सब देखकर आपको पता चलना चाहिए कि अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। भले ही शेयर मार्केट आपको ऊपर जाता हो, अभी दिख रहा हो, लेकिन इट इज़ अ काइंड ऑफ बबल ही मुझे दिख रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं श्योर हूँ 100%, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि कुछ प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, देश के हालात भी बुरे हैं, हर रोज़ कोविड के केसेस भी बढ़े हुए हैं। तो आप कैसे समझ सकते हो कि किसी शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए? तो अभी ये काइंड ऑफ बबल है और ये बबल कभी भी फूट सकता है। अदरवाइज मार्केट है, मार्केट क्या करेगा, क्या होगा मार्केट में, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो दोस्तों ये वीडियो जस्ट बनाने का मेरा मोटिव ये था कि आपको ये जो डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो भी समझाई जा सके, और जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं उसमें, तो उनको लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।